नमस्कार। 11th के छात्रों का स्वागत है। अकाउंट्स में आज बात करते हैं अंतिम खाते में। इससे पहले हमने पढ़ा व्यापार एवं लाभानी खाता, उसके कुछ उदाहरण भी करे थे हमने। निर्माण खाता तथा व्यापार खाते में अंतर भी समझा था। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर समझा था और उससे पहले परफॉर्म हमने देखा था। आज बात करते हैं आगे की, यानी कि लाभ और हानि जानने के बाद, व्यापार एवं लाभ हानि खाते के द्वारा लाभ हानि ज्ञात करने के बाद जो अंतिम खाते में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो उसकी अब बात करते हैं। वो है आर्थिक चिट्ठा, या जिसको हम वित्तीय से विवरण भी कह सकते हैं। व्यवसाय का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के बाद व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने के लिए एक विवरण तैयार किया जाता है, जिसमें व्यवसाय की सभी संपत्तियों एवं दायित्वों को लिखा जाता है। अब बात यहाँ पर आती है कि संपत्तियाँ और दायित्व क्या चीज़ होती है, तो समझते हैं। तथा अर्थात व्यवसाय को कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त हो सकता है, यानी किस से प्राप्त हो सकता है। संपत्तियों को बेचकर प्राप्त हो सकता है। तो यह कहाँ से पैसा प्राप्त हो सकता है, जो उसके देनदार हैं, वो जो पैसा उसको पेड करेंगे, उनसे पैसा प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ इसका मतलब है संपत्तियों से। तथा कहाँ कहाँ उसे भुगतान करना है। भुगतान का मतलब है पेमेंट करना है, तो यानी कि उसके दायित्व क्या हैं। तो संपत्तियों दायित्वों का सीधा सीधा अर्थ समझते हैं कि व्यवसाय को कहाँ से पैसा प्राप्त हो सकता है, वो संपत्तियों के द्वारा प्राप्त हो सकता है। और दायित्वों से तात्पर्य है कहाँ उसे व्यवसाय को भुगतान करना है, वो दायित्वों में सामने आएगा। इसी का संक्षिप्त विवरण आर्थिक चिट्ठा, वित्तीय विवरण या स्थिति विवरण के नाम से जाना जाता है। यानी जब हम इसका विवरण बनाते हैं संपत्तियों दायित्वों का, यानी कि कहाँ से पैसा प्राप्त हो सकता है और कहाँ भुगतान करना है, उसका संक्षिप्त विवरण को ही हम आर्थिक चिट्ठा भी कह सकते हैं, वित्तीय विवरण भी कह सकते हैं, स्थिति विवरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। आर्थिक चिट्ठा स्थिति विवरण विशेष विवरण होता है जो एक निश्चित तारीख को व्यवसाय की आर्थिक या वित्तीय स्थिति जानने के लिए बनाया जाता है। यानी कि उसको क्यों बनाते हैं, हमारे व्यवसाय की आज की उस पर्टिकुलर डेट पर आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति कैसी है, ये चीज़ हमें आर्थिक चिट्ठा के द्वारा पता लग सकती है। कॉल्सन में इस संबंध में परिभाषा दी है। तो कॉल्सन के शब्दों में आर्थिक चिट्ठा एक ऐसा विवरण ऐसे विवरण को कहते हैं जो यह दर्शाता है कि व्यवसाय कितनी श्रेणी है और व्यवसाय के स्वामी का सामर्थ्य कितना, यानी व्यवसाय कितने का ऋणी है और व्यवसाय के स्वामी का सामर्थ्य कितना है। यानी कि कितना उसको, वही बात जो उन्होंने वहाँ बोली, यहाँ समझाने की कोशिश की है कि कहाँ कितना पैसा उसके अगर वो आज की तारीख में व्यवसाय बंद करे तो कहाँ से उसे पैसा प्राप्त हो सकता है और कहाँ उसे भुगतान करना होगा। इस संदर्भ में मैकफ्लेन ने भी एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार क्या कहते हैं मैकफ्लेन, स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि को व्यापारी अथवा व्यवसाय की परिसंपत्तियां, दायित्व तथा शुद्ध मूल्य का विवरण है। स्थिति विवरण क्या है, एक निश्चित तिथि को, यानी कि पर्टिकुलर निश्चित तिथि होगी, उसको व्यापारी अथवा व्यवसाय की परिसंपत्तियां क्या हैं, उसके दायित्व क्या हैं तथा उसका शुद्ध मूल्य कितना है, यही हम व्यवसाय का शुद्ध मूल्य कितना है, यही हम स्थिति विवरण के द्वारा पता कर सकते हैं। आप समझते हैं आर्थिक चिट्ठा बनाने के उद्देश्य क्या हैं। जैसा कि हमने परिभाषा और अर्थ से समझा, निश्चित क्या है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान इससे होता है। व्यवसायिक संपत्तियों के असली मूल्य का ज्ञान इससे हो सकता है। असली मूल्य से मतलब है यहाँ कि व्यवसाय की अगर कोई संपत्ति है तो निश्चित तौर पर उसका मूल्य घटता हुआ होगा। जैसे आज मान ली 10,000 है तो निश्चित तौर से उसका मूल्य घट रहा होगा, आज की तारीख में वो कम रह जाएगा। हर जैसे गिरावट होती जाएगी संपत्तियों में, वैसे वैसे उसका मूल्य घट जाता है। इसीलिए हमने यहाँ ह्रास जितने का ह्रास उसमें लगता है वो हम यहाँ घटाकर दिखाते हैं। तो इसलिए हमें असली मूल्य या सही मूल्य हमें प्राप्त संपत्तियों का हो जाता है। व्यवसाय की रोकड़ का ज्ञान, व्यवसाय में कितनी रोकड़ है, पेमेंट कहाँ है, कितना है, ये सब हमें पता लग जाता है।
पूंजी तथा आहरण संबंधी जानकारी इससे मिले, यानी व्यवसाय की पूंजी कितनी है, उसमें से कितना आहरण हो चुका है, यानी कि वास्तव में आज की तारीख में कितनी पूंजी लगी हुई है, ये व्यवसाय इसी के द्वारा हमें पता लगता है। लेनदार और देनदारों का ज्ञान इसी से होता है, यानी किस किस व्यक्तियों से हमें पैसा लेना है और किन व्यक्ति को हमें पैसा देना है। जिन्हें देना है वो कहलाते हैं लेनदार, और जिनसे लेना है वो कहलाते हैं देनदार। तो देनदार, लेनदार और देनदारों का ज्ञान इसी से होता है। अंतिम रहित्या के मूल का ज्ञान इससे होता है, यानी कि जिस तारीख में वो बन रहा है उस दिन जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है उसका मूल का ज्ञान भी हमें इसके द्वारा पता लगता है, क्योंकि वो एक तरह से हमारी संपत्ति है। हम उसको हम बेचकर पैसा प्राप्त कर सकते हैं। ऋण क्षमता का ज्ञान होता है, यानी कि हम कितनी किस स्थिति का और अगर अच्छे कितना कहाँ तक हम ऋण ले सकते हैं या हम ऋण चुकाने में कितने समर्थ हैं, ये चीज़ हमें ऋण क्षमता का ज्ञान के द्वारा पता लग सकता है। तुलनात्मक अध्ययन, अगर किसी से तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें हमारे व्यवसाय की स्थिति क्या है तो वो भी तुलनात्मक अध्ययन सभ्य है। और वह दम संपत्ति और दायित्वों में भी हम तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी ऋण क्षमता का ज्ञान कर सकते हैं। लाभ अर्जन क्षमता, लाभ अर्जन क्षमता से मतलब है कितना हम लाभ कमाने की स्थिति में अभी हैं, यानी हमारे पास संपत्तियों का अधिक है तो निश्चित तौर पर हम लाभ अर्जन करने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं। और अगर दायित्वों का हमारे पास बोझ ऊपर ज़्यादा है तो इसका मतलब है हमारे ऊपर हम लाभ अर्जन की क्षमता कम होती जाएगी। अब बात करते हैं आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों दायित्वों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, इसलिए संपत्तियों और दायित्वों का वर्गीकरण करना समझना यहाँ जरूरी हो जाता है, क्योंकि आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों और दायित्वों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि हमारी लाभ अर्जन क्षमता और ऋण क्षमता कैसी है। अब बात समझते हैं ये क्या चीज़ होती है। तो हम संपत्तियों दायित्वों को समझते हैं। स्थायी या अचल संपत्ति, ऐसी संपत्तियां जो अचल हैं या स्थायी हैं, जैसे भवन है, मशीनें हैं, ये स्थायी संपत्तियां हैं। अस्थायी व चालू और परिवर्तन, जिनमें ऐसी संपत्तियां जिनमें परिवर्तन होता रहता है, यानी कि थोड़े ही दिनों में परिवर्तन संभव होता है, ऐसी संपत्तियों को हम अस्थायी या चालू संपत्तियां, परिवर्तनशील संपत्तियां कह सकते हैं। तरल संपत्तियां ऐसी संपत्ति जिनसे हमें तुरंत भुगतान प्राप्त हो, यानी अगर आज की अभी 1 घंटे में अंदर पेमेंट चाहें तो 1 घंटे में हम पेमेंट मिल, जैसे कि कैश, हमारे कैश बैंक में कैश है तो हम जब बैंक में से पैसे निकाल सकते हैं, तुरंत तरल संपत्तियाँ हो गई। इसी तरह अवास्तविक या काल्पनिक संपत्तियाँ हो सकती हैं कुछ, उन जो हमें सिर्फ हम अवास्तविक या काल्पनिक संपत्तियाँ भी होती हैं जिनको हमने खर्च किया है, मतलब एक बहुत बड़ी रकम खर्च करी है लेकिन उसको वास्तव में संपत्ति नहीं है। जैसे कि हमने मान लो कोई बिजनेस को आरंभ करने के लिए कुछ खर्चा किया, कोई फैक्ट्री बनवाई, तो वास्तव में वो क्या है, या कोई हमने प्रारंभिक खर्च किए, तो ऐसी स्थिति में वो प्रारंभिक खर्च बहुत अधिक मात्रा में होंगे, वो हम एक अवास्तविक या काल्पनिक संपत्तियां मान सकते हैं। मूर्त तथा अमूर्त संपत्तियां, यानी कि जो दिखाई देती हों और जो दिखाई ना देती हूँ, ऐसी संपत्तियों को हम बात करना करेंगे। नाशवान संपत्तियाँ, नाशवान जो मतलब जिनका नुकसान संभव है, ऐसी संपत्तियों को नाशवान से कहते हैं। संभाव्य संपत्तियाँ, जो बाद में हमें ऐसे अगर कोई हमने पैसा खर्च किया है जो बाद में हमें संपत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो वो कहलाता है संभाव्य संपत्तियाँ। इसी तरह दायित्व की स्थिति है। दायित्व में भी स्थायी और दीर्घकालीन दायित्व से मतलब है जो दीर्घकाल में आपको भुगतान करने हैं और स्थायी रूप से हैं। अस्थायी या चालू जो ऐसे दायित्व होते हैं जो आपको जल्दी से जल्दी पेमेंट करने होते हैं। संभाव्य आस्मिक दायित्व, ऐसे दायित्व जो आने वाले समय में किसी तरह जल्दी दायित्व के रूप में परिवर्तन हो सकता है तो वो कहलाते हैं संभाव्य दायित्व। आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्ष, यानी कि संपत्ति पक्ष और दायित्व पक्ष, आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्ष संपत्ति तथा दायित्व का पक्ष का योग बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब है अन्यथा की स्थिति में असमानता अशुद्धि का सूचक है। इसमें अगर असमानता है यानी दायित्व और संपत्ति में, तो इसका मतलब है आपने कहीं गलती कर दी है। यहाँ पर आर्थिक चिट्ठे में आपके दोनों पक्षों का योग मिलना ही चाहिए। अब आर्थिक चिट्ठे बनाने के नियम को समझते हैं। सबसे पहले तलपट बनाना, तलपट के द्वारा हम ये आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। शीर्षक तारीख लिखना, कंपनी का नाम क्या है, बैलेंस शीट का इस तरह से नाम लिखना, आर्थिक चिट्ठा इस तरह से नाम लिखना और कौन सी तारीख को बनाने ये हम यहाँ लिखते हैं। बाएं पक्ष में दायित्व तथा दाएं पक्ष में संपत्तियाँ लिखते हैं। इसमें टू और बाई का प्रयोग नहीं करते, चिट्ठे में टू और बाई का प्रयोग नहीं करते। जैसे हमने लाभ हानि खाते में या ट्रेडिंग
अकाउंट में किया था टू और बाई का शब्द का प्रयोग, यहाँ पर नहीं करेंगे। अंतिम रहतिया संपत्ति है, ये क्या है? संपत्ति है, जिससे हमें पैसा प्राप्त हो सकता है। अब बात समझते हैं, एक अंतर इसमें है, समझ लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। तलपट और आर्थिक चिट्ठे में क्या अंतर होता है, इस चीज को देखते हैं। अर्थ, तलपट का अर्थ है खाता बही के खातों के ऋणी तथा धनी शेषों का ये केवल विवरण होता है। क्या होता है? खाता बही में जो खाते के बैलेंस ऋणी या धनी आ रहे हैं उनका विवरण होता है। आर्थिक चिट्ठा क्या होता है? एक ऐसा विवरण होता है जो एक निश्चित तिथि पर एक और व्यवसाय की संपत्तियां व अधिकारों तथा दूसरी ओर दायित्वों को दर्शाता है। संपत्तियों का मतलब है अधिकारों को भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ से हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं उन पर अधिकार है हमारा। तो वह अधिकार, एक तरफ तो संपत्तियां या दायित्व होंगे और दूसरी तरफ दायित्व होंगे। दूसरी बात, उद्देश्य। तलपट का जो उद्देश्य होता है बनाने का, वो होता है यह खाता बही में की गई खतौनी का गणितीय सुरक्षा की जा, इससे हमें खाता बही में जो हमने खतौनी की है उसकी गणितीय सुरक्षा की जांच हम तलपट के द्वारा कर सकते हैं। आर्थिक चिट्ठे के द्वारा हम क्या करते हैं? यह व्यवसाय की आर्थिक स्थिति जानने के लिए बनाया जाता है। अवधि, यह वर्ष में कभी भी तैयार किया जा सकता है। तलपट किसी भी हो सकता है, एक हफ्ते में किया जा सकता है, 15 दिन पर किया जा सकता है, 1 महीने में किया जा सकता है, 1 साल में, 6 महीने में कर सकते हैं, हर तीसरे महीने कर सकते हैं इसका निर्माण। लेकिन आर्थिक चिट्ठे का निर्माण प्राय अधिकतर जो करते हैं वो लेखांकन वर्ष के अंत में ही किया जाता है। बनाने का क्रम, इसे व्यापार एवं लाभ हानि खाते से पहले बनाया जाता है, लेकिन आर्थिक चिट्ठा हमेशा व्यापार एवं लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है, क्योंकि व्यापार एवं लाभ हानि खाते में का जो बैलेंस निकल के आता है, जो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहलाता है, उसका प्रयोग आर्थिक चिट्ठे में पूंजी में दायित्व के रूप में पूंजी में जोड़ना या घटाना होता है। इसलिए यहाँ व्यापार एवं लाभ हानि खाते के बाद ही ये बैलेंस शीट बनती है। पक्षों में अंतर, इसमें एक पक्ष नाम तथा दूसरा पक्ष क्या कहलाता है? क्रेडिट, यानी कि डेबिट, क्रेडिट कहलाता है। एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है तलपट में। जबकि आर्थिक चिट्ठे में क्या होगा? एक पक्ष संपत्ति होगा, दूसरा पक्ष दायित्व होगा। इसी तरह बात करते हैं आधार। तलपट का जो आधार होता है, वो बनाने का आधार किससे बनाया जाता है? वो खाता बही के द्वारा। खाता बही उसके लिए आधार का काम करता है, और जबकि बैलेंस शीट तलपट के आधार पर बनाई जाती है। इसी तरह खातों के शेष, इसमें व्यक्तिगत खाते, अवास्तविक खाते, नाममात्र खातों के शेषों से तैयार करते हैं, और ये केवल व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खातों के शेष से बनाया जाता है। व्यक्तिगत और खाते और वास्तविक खातों के यहाँ के द्वारा ही हम इसका निर्माण करते हैं। खातों को बंद करना, इसे बनाने के लिए खातों को बंद करना आवश्यक है तलपट को बनाने के लिए, लेकिन आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए खातों को बंद करना आवश्यक नहीं है। अंतिम रहतिया, तलपट बनाते समय अंतिम रहतिया का मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं होता। तलपट बनाने के समय हमें अंतिम रहतिया की तुलना मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है, लेकिन आर्थिक चिट्ठे में क्योंकि अंतिम रहतिया का प्रयोग होता है संपत्ति के रूप में, इसलिए इसका यहाँ अंतिम रहतिया मूल्यांकन आवश्यक है। समायोजन के लेखे, इसे समायोजन लेखन से पहले बनाया जाता है तलपट को, जबकि समायोजन लेखक के बाद बनाते हैं हम आर्थिक चिट्ठा। लाभ हानि का ज्ञान, तलपट से लाभ हानि का ज्ञान नहीं होता, और जबकि आर्थिक चिट्ठे से पहले हमें लाभ हानि का ज्ञान हो जाता है। अंतिम खातों का अंश, तलपट अंतिम खातों का अंग नहीं होता है, लेकिन चिट्ठा अंतिम खातों का एक प्रमुख अंग है। सारांश, यह खाता बही के खातों का सारांश है, जबकि यह समूचे लेखाकर्म का सारांश है। बैलेंस शीट क्या है? पूरा लेखाकर्म जो आपने करा है उसका पूरे का सारांश है। प्रयोग, इसका प्रयोग व्यवसाय के स्वामी द्वारा अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए किया जाता है, यानी उसने जो लेन देन की एंट्रियाँ करी हैं वो सही है कि नहीं सही है, इस बात की संतुष्टि के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग व्यवसाय के स्वामी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है, जैसे लेनदार जो हैं, बैंक है, सरकार अपने टैक्स के लिए, कर अधिकारी भी इसका प्रयोग करते हैं। तलपट का प्रयोग वो नहीं करते। प्रामाणिकता, यह न्यायालय में मान्य नहीं है। तलपट को हम कोई मान्यता नहीं मिलती न्यायालय में, लेकिन आर्थिक चिट्ठे को व्यवहार में प्रमाण के रूप में मान है। अनिवार्यता, तलपट का बनाना आवश्यक नहीं होता, लेकिन बैलेंस शीट का बनाना आवश्यक होता है। इसके साथ एक एग्जाम्पल देखते हैं करके। तो यहाँ ये विवरण दिए हुए हैं, भवन तथा भूमि तथा फर्नीचर, रोकड़ हाथ में, बैंक अति विकास, देनदार लेनदार, ये सब
शुद्ध लाभ और आहरण वगैरह दिए हुए हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं, किस तरह से देखते हैं। बैलेंस शीट, ऊपर इससे पहले कंपनी का नाम, फिर एज ऑन डेट 31 दिसंबर, लायबिलिटीज, दाएं हाथ की तरफ लायबिलिटीज, बाएं हाथ की तरफ असेट्स का प्रयोग, और अमाउंट। अब देखिए, सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट 36,000 का, बिल पेबिल 12,000 का, क्रेडिटर 48,000, कैपिटल कितनी थी 3 लाख, उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ दिया। तो इस तरह से हम दिखा देंगे इसको, एक 4,24,000, इसमें से ड्राइंग हमने घटा दी है 26,000 की, 3,98,000 रुपये कैपिटल के रूप में आ गए। इसकी तरह कैश इन हैंड, ये हमारी संपत्ति है, यानी कि ये संपत्ति है, तो एसेट साइड में दिखाया। बिल रिसीवली, यानी कि जैसे प्राप्य बिल, ऐसे बिल जो हमें जिनसे पैसा प्राप्त होना है, तो इसलिए हमने एसेट साइड में, ये भी एसेट साइड में आएंगे। इसके बाद बात करते हैं डेटर्स। डेटर्स का मतलब है जिनका भुगतान किया जाना है। डेटर्स तो वो हमारे एसेट्स जिनसे हमें भुगतान मिलना है, तो इसलिए डेटर्स एसेट्स हो गए। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स हो गया। फर्नीचर हमारी एसेट्स है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, ये भी संपत्ति है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी संपत्ति है। इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल मिल रहा है 4,94,000 का, यहाँ पर भी 4,94,000। इस तरह से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। धन्यवाद।